हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आप सभी का मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद पॉलिटेक्निक चैनल पॉली वाला टेक्निक में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, काफी बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को देखने वाले हैं, सारी चीजों को समझने वाले हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके दिमाग में सारी चीजें फिट होती जाएंगी। इसके अलावा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी मैं हाईलाइट करते चलूंगा, उसको मैं आपको बताते चलूंगा कि हाँ, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स के लिए आप सभी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, प्री बोर्ड के पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओरिजिनल बुक वगैरह ये सारी चीजें चाहिए तो आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट का यूनिट नंबर फर्स्ट का ये आपका लेक्चर नंबर थर्ड रहने वाला है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में और सेकेंड में हमने बेसिक बेसिक चीज़ों को देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था। कंप्यूटर किसे कहते हैं, आईटी किसे कहते हैं, कंप्यूटर के लाभ क्या है, कंप्यूटर की हानि क्या है, कंप्यूटर का महत्व क्या है, कंप्यूटर का कहाँ कहाँ पे किन किन क्षेत्रों में उपयोग होता है, अर्थात इंट्रोडक्शन हमने पूरा क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है। देखिए हमने क्या कर लिया था, इंट्रोडक्शन के बारे में पूरी जानकारी को हमने प्राप्त कर लिया है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, आईटी क्या है, आईटी किसे कहते हैं, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, पहले कंप्यूटर कौन कौन से थे, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर के लाभ, कंप्यूटर की हानि, कंप्यूटर के यूजेज वगैरह कहाँ कहाँ पे उपयोग होते हैं, किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से उपयोग होते हैं, कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इन सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया था। अब उसके बाद से आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैं आपको इंग्लिश में भी सिलेबस दिखा दूँ, ये आपका सिलेबस हिंदी में यहाँ पे दिख रहा होगा। एक बार आप इंग्लिश में भी सिलेबस को देख लीजिए। ऑफिशियल जो आपका लेटेस्ट नया सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया था। बेसिक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर का इतिहास है, पहले कंप्यूटर कौन कौन से थे, पहले इंडियन कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है, जो बेसिक बेसिक और बुनियादी चीज़ें हैं। इस लेक्चर में हमें अब क्या पढ़ना है, आगे क्या पढ़ना है, कंप्यूटर जनरेशन अर्थात कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद से कंपोनेंट्स आप कंप्यूटर पढ़ेंगे, अर्थात कंप्यूटर्स के जो घटक वगैरह है उसके बारे में पढ़ेंगे। याद रखेंगे ये सारे आपके, जैसे सीपीयू दिख रहा होगा, रैम रोम दिख रहा होगा, ये सब आपके कंप्यूटर के घटक ही हैं, एक तरीके से पार्ट्स कह सकते हैं, सहायक उपकरण कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपके घटक ही हैं। तो हम रिलेट करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि समझने में भी आपको आसानी होगी कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। सारी चीज़ों को एकदम कह लीजिए सरल और आसान भाषा में समझेंगे, आपकी भाषा में आपको समझाऊंगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट होती जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है। अभी हमने इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया है, अब आपका रहने वाला है कंप्यूटर जनरेशन अर्थात कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में। और ये आपका मैं आप बता दूं, यहीं पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस आपका कहिए कि यूनिट के लिए या फिर कहिए कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का कहिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, जहां तक 99.99% चांस है कि हाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अर्थात कंप्यूटर जनरेशन के बारे में आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे जरूर से, ठीक है। अगर आपने इंट्रोडक्शन को सही से देखा है, नहीं देखा है, चलिए आप उतना थोड़ा बहुत लिख लेंगे अपने हिसाब से बना करके। लेकिन इसके जितने भी की पॉइंट्स में आपको बताऊंगा क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किन किन की पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है, किन किन मुख्य बिंदुओं पे आपको फोकस करना है, ये आपको ध्यान जरूर देना है। इसको कैसे लिखना होता है और कंप्यूटर जनरेशन का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ों का हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे कंपोनेंट्स आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे जब आपका जनरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, फिर उसके बाद से जितने कंपोनेंट्स है, सीपीयू, रैम रोम, जितने आपके कंप्यूटर के कलिए के सहायक उपकरण होते हैं जिसकी सहायता से आपका कंप्यूटर का संचालन होता है, उसके बारे में ये सारे आपके कहिए कि रैम रोम, जो मेमोरी कार्ड वगैरह है, ठीक है, उसका से कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले डिवाइसेस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम, साउंड कार्ड्स, स्पीकर, सीएमएस, बैटरी, और फिर आप शेयरिंग ऑफ प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, चलिए हम इंटरफेस पे चलते हैं।
चलिए अब देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ही या फिर कंप्यूटर जनरेशन का ही अर्थात कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में। जैसे आपकी भी पीढ़ी होती होगी, जैसे आपके परदादा दादा आपके पिताजी फिर आप हो गए, ऐसे जनरेशन चलते आता है। वैसे भी कंप्यूटर में भी कई के कंप्यूटर को भी कई कई के जनरेशन में विभाजित किया गया है, कई जनरेशन में बांटा गया है। किस बेस पे? उनके विकास के बेस पे। किस बेस पे? उनके विकास के बेस पे। जैसे जैसे उनमें विकास होता गया अर्थात कहिए कि ऐसे समझ लीजिए कि जो पुराने कंप्यूटर थे उनमें कहिए कि पावर कम थी, जो सोचने की अर्थात जो प्रोसेसिंग करने की क्षमता थी वो भी कम थी, मेमोरी भी कहिए कि काफ़ी कम केबी में आते थे। फिर उसके बाद से कुछ सालों बाद कहिए कि फिर से कंप्यूटर में विकास किया गया, नई नई टेक्नोलॉजी आई तो कंप्यूटर थोड़े थोड़े और छोटे आने लगे। पहले के कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते थे। उसके बाद से सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर थोड़े छोटे आने लगे, मेमोरी यूनिट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, टेक्नोलॉजी नई नई आने लगी। फिर उसके बाद से कुछ सालों बाद से फिर तीसरा जनरेशन आया। उसके बाद से कहिए कि कंप्यूटर और छोटे होने लगे और स्पीड के साथ काम करने लगे। अर्थात कंप्यूटर में जैसे जैसे विकास होते गया वैसे वैसे कंप्यूटर के कहिए कि चरण को बांटा गया। तो यहाँ आप देखिए कंप्यूटर जनरेशन से सबसे पहले कंप्यूटर जनरेशन का मतलब क्या है? तो कंप्यूटर जनरेशन का अर्थ है कंप्यूटर के विकास के विभिन्न चरण। कंप्यूटर जनरेशन का अर्थ है, क्या अर्थ है? कंप्यूटर जनरेशन अर्थात कंप्यूटर की पीढ़ी का अर्थ है कंप्यूटर के विकास के विभिन्न चरण। इतना पॉइंट आपको जरूर लिखना है। क्या है कंप्यूटर जनरेशन? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई बताइए कि कंप्यूटर जनरेशन से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है? तो कंप्यूटर जनरेशन का सीधा अर्थ है कि कंप्यूटर के विकास के विभिन्न चरण, अर्थात करिए कि कई चरण। अभी तक 5 चरण में बांटा गया है, छठा चरण भी आपका आ गया है जो आगे करिए कि भविष्य में आ सकता है, जो एडवांस वाली चीजें हैं। ठीक है, तो अभी तक 5 चरणों में करिए कि कंप्यूटर की पीढ़ी को कितनों में बांटा गया है? 5 पीढ़ी में बांटा गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर जनरेशन का अर्थ है कंप्यूटर के विकास के विभिन्न चरण, जिनमें से प्रत्येक नई पीढ़ी में तकनीक, कार्य क्षमता और आकार में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। यानी कि पहली पीढ़ी आई तो पहली पीढ़ी में क्या था? कोई ज़्यादा कहिए कि नई या फिर बड़ी तकनीक नहीं थी, छोटी छोटी तकनीकें थी। कार्य क्षमता अर्थात कंप्यूटर के कार्य करने की जो क्षमता थी वो भी काफ़ी कम थी और कंप्यूटर काफ़ी बड़े बड़े होते थे। फिर दूसरी पीढ़ी आई जिनमें कंप्यूटर क्या हो गए, कुछ और नई तकनीक आ गई, कार्य करने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ गई और आकार और छोटे छोटे होने लगे। फिर तीसरी पीढ़ी आई, उसमें और तकनीक आ गई, नई नई तकनीकें आ गई, कार्य करने की क्षमता और बढ़ गई, आकार और छोटा हो गया। फिर चौथी पीढ़ी आई, उसमें भी यही हुआ, तकनीकें और बढ़ गई, टेक्नोलॉजी और बढ़ गई, कार्य करने की जो क्षमता है वो भी और बढ़ गई और उसके बाद से जो आकार है वो और छोटा हो गया। जैसे आपके उस वक्त कहिए कि आपके लैपटॉप वगैरह, छोटे छोटे मोबाइल वगैरह, सारी चीज़ें आने लगी। फिर पांचवी पीढ़ी आई, उसमें और आपका एआई वगैरह आ गया और तकनीकें बढ़ गई, कार्य करने की क्षमता और बढ़ गई, स्पीड और बढ़ गई और आकार काफ़ी छोटा हो गया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता दूं कि कंप्यूटर जनरेशन का अर्थ है कंप्यूटर के विकास के विभिन्न चरण, जिनमें से प्रत्येक नई पीढ़ी में, जो भी नई पीढ़ी आती गई उनमें तकनीक बढ़ती गई, कार्य क्षमता और आकार में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। यानी जैसे जैसे समय बीतता गया कंप्यूटर और भी बेहतर और स्मार्ट होते गए। इस पूरे सफर को कंप्यूटर जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे जैसे मान लीजिए कि शुरू में कंप्यूटर आया, एग्जांपल के लिए मैंने आपको कल के डेट में बताया भी था, एग्जांपल के लिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये आप हैं, कौन है? ये आप हैं, या फिर मैं मान लीजिए कि मैं 1900 सन 1900 में मैंने एक कंप्यूटर बनाया। ठीक है, इसकी पावर क्या थी? इसकी पावर थी कि हाँ आप कहिए कि 20 केबी एग्जाम्पल के लिए, या फिर कहिए कि चलिए 20 जीबी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि 20 जीबी तक कहिए कि इसकी कैपेसिटी थी, स्टोरेज कैपेसिटी थी। ठीक है, ये क्या करता था? पर सेकेंड आपकी 5500 कहिए कि गणनाएं अर्थात कैलकुलेशन करता था। ठीक है, और हमने इसको बनाया था 1900 सन 1900 में। ठीक है, फिर उसके बाद से आप आए, आपने क्या किया? एक कंप्यूटर बना दिया। कब? 1940 में। कब आपने बना दिया? 1940 में आपने एक कंप्यूटर बना दिया। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो थी आपकी 200 जीबी। कितनी थी? 200 जीबी। यानी कि और एडवांस लेवल की चीज़ें और नई नई टेक्नोलॉजी आपने इसमें ऐड कर दी। और इसके जो कहिए कि कैलकुलेशन करने की जो क्षमता थी वो क्या थी? पर सेकंड आप कह लीजिए कि इससे, इस वाले कंप्यूटर से, आपने जो कंप्यूटर बनाया था इससे आप पर सेकंड 5000 कैलकुलेशन कर पाते थे। ठीक है, फिर कोई और आया, आप मान लीजिए 1940 में आया, फिर कोई तीसरा पर्सन आया, उसने क्या किया कि एक कंप्यूटर बनाया। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 2000 जीबी हो गई। कितनी हो गई? 2000 जीबी हो गई। और इसमें जो कहिए कि पर सेकंड कहिए कि जो आपकी गणनाएं होती थी वो पर सेकंड आपकी कितनी होने लगी? अब मान लीजिए कि 10,000 होने लगी। थोड़ा और एडवांस लेवल की ये चीज़ आ गई, 10,000 कैलकुलेशन आप पर सेकंड कर पाते थे। ठीक है, 10,000 कैलकुलेशन आप पर सेकंड कर पाते थे। और आप कब आए? आप मान लीजिए कि 1960 में आए। ठीक है, फिर मान लीजिए कि कोई फोर्थ पर्सन आया, उसने भी ऐसे ही कहिए कि डिजाइन किया, जिसकी कोई कंप्यूटर जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी कहिए कि मान लीजिए कि 3000 जीबी हो गई। 3000 जीबी हो गई। पर सेकंड वो क्या करने लगा? पर सेकंड वो कहिए कि आपका 20,000 गणनाएं करने लगा।
20,000 गणनाएं करने लगा। और वो कब आया? 1980 में आया। अब इसी चीज को क्या किया गया है, मान लीजिए कि पहले मैं आया, मैंने एक कंप्यूटर बनाया, या फिर किसी ने भी एक कंप्यूटर बनाया, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी इतनी थी और ये काफी बड़ा था कंप्यूटर, ठीक है। इसमें कहिए कि जो पर सेकंड कैलकुलेशन होता था वो 500 तक कैलकुलेशन पर सेकंड हो पाता था। मैं 1900 कहिए कि सन 1900 में इसको बनाया मैंने। फिर जब दूसरा कोई पर्सन आया 1940 में कहिए उसने बनाया एक कंप्यूटर को, जिसमें कहिए कि एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि कहिए कि स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा हो गई, जो कहिए कि पर सेकंड कैलकुलेशन करने की जो क्षमता थी वो भी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो इसी बेस पे अब 1900 से लेकर के 1939 तक, 1900 से लेकर के 1939 तक आपका ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट जनरेशन हो जाएगा भाई। फर्स्ट जनरेशन का यानी कि पुराने जमाने का, सबसे पुराने जमाने का जो कंप्यूटर था वो ऐसा था, इसमें स्टोरेज इतना था, कैपेसिटी इतनी थी, इतना कैलकुलेशन पर सेकंड कर पाता था, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद से अब जब नए कंप्यूटर बन गए तो इनको हमने सेकंड जनरेशन में रख दिया, इसमें थोड़ी सी एडवांस चीजें आ गई। तो ये आपका 1940 से लेकर के फिर यहाँ पे 1960 तक है, तो 1959 तक आपका क्या हो जाएगा? सेकंड जनरेशन हो जाएगा कि हाँ भाई फर्स्ट जनरेशन में तो ये चीजें थी, सेकंड जनरेशन में थोड़ा सा और विकास हुआ, सेकंड जनरेशन में ये सारी चीजें आ गई और एडवांस लेवल की चीजें आ गई। फिर थर्ड जनरेशन में चलेंगे, ये एग्जांपल के लिए मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन में चलेंगे तो इसमें और थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीजें आ गई कि भाई हाँ स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई, पर सेकंड इतनी गणनाएं करने लगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ये 1960 में आया, ठीक है। तो 1960 से लेकर के और जब तक ये आपका चला फोर्थ वाला 1980 तक, तो 1900 आपका 79 तक, 1979 तक ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका थर्ड जनरेशन हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? जैसे जैसे कंप्यूटर में विकास होता गया, जैसे जैसे कंप्यूटर में कहिए कि नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती गई, उसका आकार छोटा होता गया, वैसे वैसे हम क्या करते हैं? कंप्यूटर के जनरेशन को विभाजित करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो कंप्यूटर का जनरेशन है, अभी तक की बात करें 5 पीढ़ियों में कंप्यूटर के जनरेशन को, अर्थात कंप्यूटर की पीढ़ी को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। इतना तो आप समझ गए कि कंप्यूटर जनरेशन का मतलब क्या होता है। ये पूरा आपको लिख देना है जैसे का तैसे है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता दूं, यानी जैसे जैसे समय बीतता गया कंप्यूटर और भी बेहतर और स्मार्ट होते गए, नए नए उसमें टेक्नोलॉजी आती गई, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती गई, कंप्यूटर और भी छोटे होते गए, अर्थात बेहतर और स्मार्ट होते गए। इस पूरे सफर को हम कंप्यूटर जनरेशन कहते हैं। सिंपल चीज है, यहां तक तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, अभी तक की बात करें तो कितने जनरेशन में बांटा गया है कंप्यूटर को? कंप्यूटर को 5 जनरेशन में बांटा गया है अभी तक की बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर के विकास के आधार पर कंप्यूटर जनरेशन को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, अर्थात पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, जैसे आप इंग्लिश में ही लिखेंगे बेटर रहेगा, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी, अर्थात अभी तक 5 जनरेशन में बांटा गया है। इसका ये जो पॉइंट है ये आपको जरूर याद रखना है। इसमें कई जगह आप डेट देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ आपको यही लिखना है। 1940 से लेकर के 1956 तक आपकी पहली पीढ़ी थी। फिर उसके बाद से मान लीजिए कि कंप्यूटर में और नई नई टेक्नोलॉजी आई, कुछ विकास किए गए, ठीक है, उसमें कुछ एडवांस लेवल की चीजें लाई गई। तो 1956 से लेकर के 1963 तक आपकी दूसरी पीढ़ी थी। 1964 से लेकर के 1971 तक आपकी तीसरी पीढ़ी थी और 1971 से लेकर के वर्तमान तक आपकी चौथी पीढ़ी है। अब यहाँ पे कई जगह देखेंगे तो 1971 से लेकर के 1910 तक आएगा, ठीक है। जो प्रेजेंट है यहाँ पे 1910 आएगा, तो आपको इसको लेकर के घबराना नहीं है, आप यही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से अब जो आपका एआई आ गया है 5वीं पीढ़ी में, तो प्रेजेंट से लेकर के और आगे भविष्य तक आपका क्या रहेगा? ये आपका अभी फिलहाल में 5th जनरेशन है। उसके बाद से जो और कोई मान लीजिए कि और नई एडवांस लेवल की तकनीक आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया जाएगा मान लीजिए कि 2010 कर दिया जाएगा। 2010 से लेकर के मान लीजिए कि 2025 तक या फिर 26 तक आपका, या फिर 27 तक या फिर 2030 तक मान लीजिए कि आपका एआई चला। उसके बाद से कोई और टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर से एक और जनरेशन में इसको विभाजित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी तक जो आपका जनरेशन में कल वर्गीकृत किया गया है, कितने जनरेशन में? 5 जनरेशन में अभी तक बांटा गया है। ये बस आपको याद रखना है, इसका सन याद रखना है और इसमें कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजी थी, सर्किटरी थी, सर्किट था, वो कौन सा जो प्रोसेसिंग डिवाइस जिसे कहते हैं, कौन कौन सा डिवाइस वगैरह, कौन कौन सा डिवाइस नहीं, कौन कौन सा कल की प्रोसेसिंग अर्थात सर्किट जो है, कौन कौन सा सर्किट, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग हुई किस जनरेशन में, उसको आपको देखना है। और किस जनरेशन में माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, ये सारी चीज आपकी किस जनरेशन में आई थी उसको देखना है। इतना तो समझ गए। अभी तक कितने जनरेशन में बांटा गया है? 5 जनरेशन में अभी तक कंप्यूटर को बांटा गया है। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। सन जो आपको उसके सामने दिख रहा होगा, इसको आपको जरूर देखना है कि हाँ इतने इतने सन में ये फर्स्ट जनरेशन यहाँ से यहाँ तक चला, सेकंड जनरेशन यहाँ से यहाँ तक चला, थर्ड जनरेशन यहाँ से यहाँ तक चला, फोर्थ यहाँ से यहाँ तक और फिफ्थ यहाँ से यहाँ तक अभी चल रहा है, ठीक है।
अब देखिए इसके की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, एक एक करके डिटेल में हम सभी चीज़ों को देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या सारी चीज़ें आई। तो ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो पीरियड क्या था, 1940 से लेकर के 1956 तक। फर्स्ट जनरेशन का पीरियड क्या था, 1940 से लेकर के 1956 तक। मेन जो पॉइंट्स इसमें याद रखना है, फर्स्ट जनरेशन में क्या आपका यूज होता था, जो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस था, प्रोसेस का, जैसे जैसे अभी फिलहाल में आप सीपीयू का, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। तो सीपीयू में जो चीज़ अभी उपयोग होता था, कहिए कि उसको जो डेटा है उसको रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए कह लीजिए, वो आपका वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। क्या होता था, अभी जो आप आईसी वगैरह का नाम सुनते होंगे, माइक्रो प्रोसेसर का, ट्रांजिस्टर का, तो शुरू शुरू में ये सारी तकनीक नहीं थी। तो पहले आपका वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, कहिए कि डेटा को एक तरीके से डेटा को प्रोसेस करने के लिए पहले आपका वैक्यूम ट्यूब ही कहिए कि प्रोसेसिंग डिवाइस था कंप्यूटर का। यही सारा आपका काम, जो सोचने का काम वगैरह है, जो नॉर्मली जो आप काम करते हैं, एक तरीके से उसका जो दिमाग था, शुरू में जो दिमाग था, वो सर्किटरी के रूप में आपका वैक्यूम ट्यूब ही था। ये किस प्रकार का होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब एक बल्ब के जैसा होता है, इसमें कहिए कि लाइट वगैरह जैसे बल्ब आपका नॉर्मली होता है वही होता है। काफी सारे वैक्यूम ट्यूब्स एक कंप्यूटर में पूरे कमरे में भरा हुआ होता था। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर पहले के जमाने के, शुरू के फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो काफी बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। मेमोरी कैपेसिटी कितनी थी, तो बस 20 केबी तक थी, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है। 300 इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश पर सेकंड, कहिए कि ये आपके प्रोसेसिंग इसकी स्पीड थी। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो नॉर्मल आपका जो लो लेवल लैंग्वेज होता है, असेंबली लैंग्वेज जिसे कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज, वो आपका उपयोग होता था, जो कहिए कि केवल बाइनरी डिजिट 0 और 1 को समझता है। और उस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के एग्जांपल की बात करें तो ये आपका यूएनआई वीएसी हो गया, ईडीवीएसी हो गया। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर्स, यूएनआई वीएसी और ईडीवीएसी, ये आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स है, ठीक है। अब इसमें आपको की पॉइंट्स क्या क्या है, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। हालांकि इसमें अगर आप पूरा याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको इसमें 2 से 3 पॉइंट याद होने चाहिए। जैसे कि आपका पीरियड हो गया, फर्स्ट जनरेशन का पीरियड कब से कब तक था, ठीक है, 1940 से लेकर के 1956 तक। ये आपका सर्किटरी के रूप में अर्थात टेक्नोलॉजी के रूप में प्रोसेसिंग डिवाइस क्या उपयोग होता था, प्रोसेसिंग के लिए क्या उपयोग किया जाता था, तो वैक्यूम ट्यूब्स उपयोग किया जाता था। यही सारी चीजों को प्रोसेस करता था। एक तरीके से कह सकते हैं उस समय का जो दिमाग था कंप्यूटर का, वो यही था। ये नहीं रहता तो आपका कंप्यूटर कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर पाता, ठीक है। फिर उसके बाद से कैपेसिटी भी आपको देख लेना, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी क्या थी, तो 20 केबी तक थी। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज आपका उपयोग होता था। और एग्जांपल्स आपको देख लेना है। इतना पॉइंट कम से कम आपको याद जरूर रखना है। ये आपका फर्स्ट जनरेशन हो गया। अब चलिए सेकंड जनरेशन में चलते हैं, ठीक है। इतना की पॉइंट्स, ये काफी सिंपल चीजें हैं, बस आपको यही याद रखना है। अभी हम इसको डिटेल में भी देखेंगे, आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन आपका कब से कब तक चला, 1956 से लेकर के 1963 तक। इसमें क्या हो गया, जो आपका फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के लिए प्रयोग होता था, इसमें अब आपके ट्रांजिस्टर आ गए। अब इसमें क्या होता था कि जो वैक्यूम ट्यूब आपके पूरे रूम में, कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, पूरे रूम के आकार के होते थे, एक बड़ा रूम हो गया, उतने आकार के उतने बड़े बड़े आपके कंप्यूटर होते थे। अब थोड़े से छोटे हो गए कंप्यूटर, क्योंकि जब ट्रांजिस्टर आ गया तो एक ही ट्रांजिस्टर में कई सारे जो वैक्यूम ट्यूब्स है, कई सारे वैक्यूम ट्यूब्स करिए कि उसी में एक तरीके से लगे हुए होते थे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर जो आया, इससे करिए कि कंप्यूटर आपके काफी छोटे हो गए। ये आपकी नई तकनीक आ गई। पहले आपके वैक्यूम ट्यूब्स थे, उसके बाद से उससे छोटे छोटे आपके ट्रांजिस्टर आने लगे। इसकी मेमोरी कैपेसिटी क्या थी लगभग उस समय में, सेकंड जनरेशन में, तो 128 की भी आपकी मेमोरी कैपेसिटी थी। स्पीड की बात करें तो यही आपका 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड आपकी स्पीड थी। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल के लैंग्वेज आ गए। और उस समय के सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो IBM 1401 हो गया, CDC 3600 हो गया। ये आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के क्या है, एग्जाम्पल है। फिर थर्ड जनरेशन की ओर चलते हैं तो थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसमें आपका देखिए इसका पीरियड कब से कब तक था, 1971 से लेकर के 1964 से लेकर के 1971 तक। इसमें आपका क्या हो गया, फर्स्ट जनरेशन में आपका सर्किटरी के रूप में अर्थात जो टेक्नोलॉजी थी उसके रूप में आपका वैक्यूम ट्यूब्स प्रयोग होता था। सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर आया। अब ट्रांजिस्टर को भी कहिए कि ट्रांजिस्टर भी थोड़े बड़े बड़े होते थे। अब आईसी आ गया, इससे छोटा आ गया। आपने सुना भी होगा कि मेरे मोबाइल में आईसी खराब हो गया या फिर कंप्यूटर में आईसी खराब हो गया है। बहुत छोटी छोटी, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उसका कहिए कि फिगर दिखाऊंगा। बहुत छोटे छोटे आईसी आपके आने लगे और एक आईसी में आपके हजारों सैकड़ों क्या होते थे, ट्रांजिस्टर होते थे। अर्थात कहिए कि जो ट्रांजिस्टर आप अलग अलग लगाते थे, जैसे मान लीजिए कि 1000 ट्रांजिस्टर लगाना है, ठीक है। अब आईसी आ गए तो एक ही छोटे से आईसी में आपके सैकड़ों हजारों ट्रांजिस्टर होते थे, तो और काम आसान हो गया आपका, ठीक है। अर्थात प्रोसेसिंग करने के लिए और आपकी छोटी छोटी चीजें आने लगी, आईसी के रूप में आने लगी। मेमोरी कैपेसिटी थर्ड जनरेशन में क्या थी, तो 1 MB तक थी। फिर आपका देखिए प्रोसेसिंग स्पीड आपका 1 MIPS हो गया। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो आपने देखा होगा, जैसे आपकी भाषा की बात करें तो आपकी भाषा में, जैसे आप सपोज कीजिए कि आप हिंदी जानते हैं, जैसे शुरू में
कंप्यूटर क्या जानता था, केवल लोकल लो लेवल लैंग्वेज को जानता था, बाइनरी जो होता है 0 और 1 उसको जानता था। उसके बाद से इसमें भी कहिए कि भाषा में कहिए कि इसको भी कुछ नई भाषा दिया गया, जैसे आपका सी जावा आपने सुना होगा कि जावा, जावा प्लस सी, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, इसका कहिए कि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने लगे। जैसे आपकी भाषा की बात करें, सपोज कीजिए कि आप केवल हिंदी जानते हैं शुरू से, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे अगर आपको कोई और काम करना है या फिर कुछ और करना है तो आप धीरे धीरे मराठी सीखेंगे। आपको जाकर के मान लीजिए कि वहाँ पे उस एरिया में जाकर के किसी एरिया में जाकर के काम करना है तो उसका लोकल लैंग्वेज आप सीखेंगे कि भाई हमें काम करना है, वहाँ पे हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार से जैसे आप कहीं और चले गए, तमिल चले गए तो वहाँ पे तमिल सीखेंगे, तमिलनाडु में चले गए तो वहाँ पे तमिल भाषा को सीखेंगे। जहाँ पे भी आप जाएंगे उस एरिया का सोचेंगे ना कि हाँ थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में मुझे जानकारी हो जाए, तो पहले जो आपका कंप्यूटर था 0 और 1 बाइनरी डिजिट जो आपका लोकल लैंग्वेज होता है उसको समझते थे। फिर उसके बाद से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें कहीं और विकसित किया गया, सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह, वही जावा आपका आगे आया, ठीक है। तो ये लैंग्वेज वगैरह आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके आने लगे। उसके बाद से एग्जांपल्स आप कंप्यूटर की बात करें तो IBM सीरीज आपका था, IBM 360 सीरीज था और 1900 सीरीज था, ठीक है। तो बस इसमें आपको मेन पॉइंट्स क्या है ये याद रखना है, इसको याद रखना है और आपका ये याद रखना है, ठीक है। और इसको चाहे तो आप याद रख सकते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का, ठीक है। फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में चलते हैं। तो फोर्थ जनरेशन की बात करें तो ये आपका 1971 से लेकर के कई जगह ये डेट आपको 2010 तक दिखाएगा और कई जगह आपको प्रेजेंट तक दिखाएगा, ठीक है। तो आपको यही लिख देना है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन अर्थात कंप्यूटर का फोर्थ जनरेशन कब से कब तक चला, 1971 से लेकर के अभी तक आपका चल रहा है। और इसमें जो आपका मेन है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या होने लगा, यूज होने लगा, ठीक है। क्या होने लगा, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। प्रोसेसर का मतलब जो प्रोसेस करने के लिए जो कहिए की तकनीक थी वो छोटी छोटी तकनीक आने लगी। पहले आपका वैक्यूम ट्यूब्स आया, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर आपका आईसी आया। अब आईसी से भी छोटे आपके माइक्रो प्रोसेसर आ गए। एक माइक्रो प्रोसेसर में आपके सैकड़ों हजारों आईसी उसमें लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद से मेमोरी कैपेसिटी की बात करें तो सेमीकंडक्टर आपकी मेमोरी आने लगी जो कि आपकी हाई कैपेसिटी की मेमोरी होती थी। फिर आपका ये क्या था, प्रोसेसिंग स्पीड क्या था, तो फास्टर देन थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन से भी इसमें स्पीड प्रोसेसिंग स्पीड तेज थी। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो सी, सी प्लस प्लस और जावा आपके लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गए। एग्जाम्पल्स आप कंप्यूटर की बात करें तो पॉन्टियम सीरीज हो गया आपका, मल्टीमीडिया आप चला ही रहे होंगे, ठीक है। मल्टीमीडिया आपका सेट हो गया, फिर स्टिमुलेशन हो गया। ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं फोर्थ जनरेशन के। फिर फिफ्थ जनरेशन की ओर चलते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन आपका क्या है, प्रेजेंट से लेकर के आपका बियॉन्ड यानी कि आगे तक। और इसमें क्या था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऊपर आपने देखा, यहाँ पे देखिए ये आपका इसका मतलब है वेरी लार्ज माइक्रो प्रोसेसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के आ गए। और इसमें वेरी लार्ज से ऊपर आता है आपका अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज, ठीक है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया, अर्थात सर्किटरी के रूप में जो आपका माइक्रो प्रोसेसर था उससे भी एडवांस लेवल की चीजें आ गई, वो भी माइक्रो प्रोसेसर टाइप का ही है फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो इसमें देखिए प्रेजेंट से लेकर के इसका टाइम पीरियड क्या है, प्रेजेंट से लेकर के यानी कि वर्तमान से लेकर के और आगे भविष्य तक, जब तक और कोई नई तकनीक नहीं आ जाती। और इसमें आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि आईसी का कहिए कि एडवांस लेवल की माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। मेमोरी कैपेसिटी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टाइप के होने लगे। अर्थात कहिए कि मेमोरी कैपेसिटी आपकी टीवी में काफी हाई कैपेसिटी की मेमोरी कैपेसिटी आने लगी। अर्थात कहिए कि काफी इसमें विकास हो गया, फिफ्थ जनरेशन तक काफी चीजों में विकास हो गया, तो सभी चीजें हाई लेवल की हो गई, ठीक है। प्रोसेसिंग स्पीड आपका क्या हो गया, काफी फास्ट हो गया। देखते होंगे अगर आप कंप्यूटर चलाते होंगे या फिर मोबाइल चलाते होंगे, जो पहले वाले बच्चे होंगे वो थोड़ा सा जो आपका सैमसंग डीओएस का फोन आता था, कई सारे फोन आते थे, अगर आप गैलरी खोलेंगे तो 5 सेकंड 10 सेकंड बाद जाकर के खुलेगा। अब प्रोसेसिंग स्पीड अगर आप देखेंगे, कोई भी चीज सर्च करेंगे, कोई भी चीज ओपन करेंगे, अगर आपका मोबाइल का स्टोरेज ठीक ठाक है, सही रैम वाला मोबाइल है, तो आसानी से आपका खुल जाएगा, काफी तेजी से काम होगा, ठीक है। तो प्रोसेसिंग स्पीड काफी तेजी हो गई, मेमोरी कैपेसिटी काफी बढ़ गई। सर्किटरी के रूप में आपका ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन उपयोग होने लगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल लैंग्वेज आ गए इसमें, ठीक है। आपका लोकल लैंग्वेज हो, अर्थात कहिए कि बाइनरी लैंग्वेज हो या फिर कहिए कि मशीन लैंग्वेज हो, ये सारे लैंग्वेज, जावा हो, C प्लस प्लस हो, फिफ्थ जनरेशन तक ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज आपके आ गए। एग्जाम्पल्स आप कंप्यूटर की बात करें फिफ्थ जनरेशन तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंप्यूटर हो गए, ठीक है, रोबोटिक्स कंप्यूटर हो गए, ये आपके एग्जाम्पल्स है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के, ठीक है। अब थोड़ा सा इनको हम डिटेल में देखते हैं, की पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, कैसे कैसे कंप्यूटर वगैरह थे। तो पहली पीढ़ी की बात करें, यहाँ पे देखिए पहली पीढ़ी की बात करें तो प्रमुख तकनीक क्या थी आपकी पहली पीढ़ी में, वैक्यूम ट्यूब्स। पहली पीढ़ी में आपकी प्रमुख तकनीक क्या थी, तो वैक्यूम ट्यूब्स थी, इसको आपको याद रखना है। पहली पीढ़ी में आपकी जो प्रमुख तकनीक जिसे सर्किटरी के रूप में जो प्रोसेसिंग करने के लिए जो कहिए कि आपका उपकरण था वो वैक्यूम ट्यूब्स था। विशेषताएं क्या थी, अब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की विशेषताएं क्या थी, तो पहले क्या था, पहले के जो आपके कंप्यूटर होते थे वो काफी बड़े बड़े होते थे, तो आकार बहुत बड़ा, कमरे
कहिए कि कमरे जितना। गति क्या थी, पहले के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करने की गति काफ़ी धीमी थी, काफ़ी धीमे काम करते थे, अधिक गर्मी पैदा करते थे, बिजली की अधिक खपत होती थी। भाई जाहिर सी बात है, बड़े बड़े कमरे के इतने आकार के बड़े बड़े कंप्यूटर है तो बिजली की खपत तो करेंगे ही। और मशीनी भाषा, पहले जनरेशन में मशीनी भाषा बाइनरी में प्रोग्रामिंग होती थी, और विश्वसनीयता, यानी कि पहले के जो कंप्यूटर थे वो कम विश्वसनीय होते थे। उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया था कि ये उदाहरण है आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के, ठीक है। तो यहाँ पे और चीज़ों को आपने समझ लिया। अगर आपको लिखना होगा तो लिख देंगे कि हाँ, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का जो पीरियड था वो ये आपका 1940 से लेकर के 1956 तक था। इसमें जो प्रमुख तकनीक थी या फिर कहिए कि जो सर्किट था, अर्थात जो प्रोसेसिंग डिवाइस था वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स था। वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया जाता था। ये काफ़ी बड़े आकार के होते थे और कई सारे वैक्यूम ट्यूब्स आपको लगाने पड़ते थे प्रोसेसिंग करने के लिए। आकार बहुत बड़ा होता था कंप्यूटर का, ठीक है। गति काफ़ी धीमी होती थी, अधिक गर्मी पैदा करते थे, अधिक बिजली की खपत करते थे, और मशीनी भाषा अर्थात बाइनरी में प्रोग्रामिंग होती थी, और विश्वसनीय कम होते थे। और उदाहरण आपने देख लिया। इसी प्रकार से दूसरी पीढ़ी में चलते हैं तो 1956 से लेकर के 1963 तक आपकी दूसरी पीढ़ी थी। प्रमुख तकनीक में अर्थात कहिए कि आपका सर्किट के रूप में क्या होने लगा, ट्रांजिस्टर प्रयोग होने लगा। विशेषताएं क्या थी कंप्यूटर की, तो आकार में छोटा होने लगा, इससे थोड़ा सा छोटा होने लगा, और गति थोड़ी सी तेज हुई। कम गर्मी और बिजली खपत, मतलब जो गर्मी है इसमें आपके फर्स्ट जनरेशन में अधिक गर्मी पैदा करता था, अर्थात कहिए कि पूरे कमरे को गर्म कर देता था, हीट कर देता था। अब कम गर्मी निकलती थी और बिजली खपत भी कम करता था, अधिक विश्वसनीय होने लगा, और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का आरंभ होने लगा, जैसे कोबोल और फोर्ट्रेन, जो कहिए कि आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनका धीरे धीरे यहाँ पे प्रचलन हुआ, इनका विकास हुआ। और मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग, यानी कि जो मेमोरी है दूसरी पीढ़ी में वो मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग होने लगा। उदाहरण IBM सीरीज हो गया, CDC हो गया, और UNIVAC हो गया, 1108 हो गया। ये आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर क्या है, एग्जाम्पल्स है। फिर थर्ड जनरेशन में चलते हैं। थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसमें प्रमुख तकनीक आपका क्या हो गया, IC आ गया, जो कि अभी आपके मोबाइल में देखेंगे तो हजारों आपके IC लगे होते हैं। कई सारे IC कंप्यूटर में, मोबाइल में, हर जगह देखेंगे तो IC लगे होते हैं, और उसके बाद से माइक्रो प्रोसेसर आपके लगे होते हैं, ठीक है। तो तीसरी जनरेशन से थोड़ी थोड़ी और चीजें एडवांस लेवल की हो गई। तो इसमें आपकी प्रमुख तकनीक क्या थी, आपका IC प्रयोग होने लगा। IC का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, ठीक है। विशेषताएं क्या थी, आकार और भी छोटा हो गया और गति काफी तेज हो गया। IC के बाद से कीबोर्ड, IC जब जैसे आया आपका तो कंप्यूटर का आकार हो गया और छोटा हो गया। भाई IC छोटे छोटे होते हैं तो कंप्यूटर का आकार भी छोटा हो गया और गति काफी तेज हो गई। कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग, यानी कि थर्ड जनरेशन में ही आपका कीबोर्ड का, तो पहले आपका टाइपराइटर का उपयोग होता था, लेकिन जो रियल में एक्चुअल में जो आपके नए नए मॉनिटर और जो कीबोर्ड है, कहिए कि एडवांस वाले कीबोर्ड और मॉनिटर है, उनका उपयोग आपका थर्ड जनरेशन से ही स्टार्ट हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास हुआ आपका थर्ड जनरेशन में। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो चीज़ों को, जो कहिए कि आपका जो भी सिस्टम हो गया उसको जो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। आपके जैसे एंड्रॉयड हो गए, कई सारे विंडोज हो गए, आपका कंप्यूटर हो गया उसके लिए विंडोज वगैरह होते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों का भी विकास किया गया थर्ड जनरेशन में। फिर उसके बाद से मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग का कहिए कि तकनीक का विकास हुआ। फिर दूर संचार की भी शुरुआत हुई, ठीक है। उसके बाद से एग्जाम्पल इसकी क्या थी, IBM सिस्टम हो गया। फिर उसके बाद से 360 PDP हो गया, 8 हो गया, और हनीवेल 6000 हो गया। ये आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। फिर चौथी पीढ़ी आई तो इसमें और विकास हो गया। इसमें आपका जो IC प्रयोग होता था थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर होने लगा। इसका 1971 से लेकर के वर्तमान तक है टाइम पीरियड। फिर इसके कंप्यूटर की विशेषताएं क्या थी कि पर्सनल कंप्यूटर, जो आपका PC, जो आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप वगैरह हो गया, टैबलेट हो गया, ये सारी चीजें आने लगी। गति, क्षमता और भंडारण, यानी कि जो स्टोरेज डिवाइस है में अभूतपूर्व वृद्धि, यानी कि काफ़ी वृद्धि हो गई, काफ़ी तेज गति से काम करने लगा कंप्यूटर। इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, इसका स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ गई, और काफ़ी विश्वसनीय हो गया और अधिक तेज़ी से काम करने लगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि GUI का भी विकास हो गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे आपको कोई डिजाइनिंग वगैरह करनी है, कहिए कि अपना कोई पर्सनल काम करना है, डिजाइनिंग या फिर एडिटिंग वगैरह का, तो इसमें आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आ गया। इंटरनेट और नेटवर्क का भी विस्फोट हुआ, काफ़ी कहिए कि भारी मात्रा में इंटरनेट वगैरह, नेटवर्किंग वगैरह का काम चला। देखिए अगर आप जाएंगे अभी से 20-25 साल पहले तो ना ही आपका इंटरनेट सही से मिलेगा, ना के बराबर मोबाइल वगैरह भी नहीं होते थे, ना ही कंप्यूटर ज़्यादा होते थे। तो इस जब चौथी पीढ़ी आपकी आई तो अभी तो यहाँ नहीं होते थे, और देशों की बात करें जैसे US की बात करें और जगहों की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से विकास हो गया था। चौथी पीढ़ी के बाद से ही कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आने लगी थी और भारी मात्रा में। और कंप्यूटर का जो कहिए कि स्पीड थी और उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। और लैपटॉप और पोर्टेबल डिवाइस वगैरह फोर्थ जनरेशन में आपके आने लगे थे। और इसके उदाहरण क्या है, एप्पल है,
मैकिन्टोश है, आज के सभी आधुनिक कंप्यूटर और स्मार्टफोन, ये क्या है, आपकी चौथी पीढ़ी की उदाहरण है। जो आप फोन वगैरह यूज करते हैं, सारी चीजें ये आपकी कब आए, चौथी पीढ़ी में, क्योंकि चौथी पीढ़ी कब से कब तक है, 1971 से लेकर के कई जगह 2010 दिया जाता है और कई जगह वर्तमान तक दिया जाता है। तो ये सब आपकी चौथी पीढ़ी की, जो भी आप मोबाइल वगैरह, छोटे मोटे लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर वगैरह उपयोग करते हैं, ये आपकी चौथी पीढ़ी की उदाहरण है। ठीक है, यहाँ तक आप चीजों को समझ गए। अब चलिए पांचवी पीढ़ी में चलते हैं। पांचवी पीढ़ी और छठी पीढ़ी जो भविष्य में आपकी आ सकती है, उसमें क्या क्या चीजें आ सकती है। तो पांचवी पीढ़ी की बात करें तो वही आपका जो आपका एआई है वो आपका आ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद से विशेषताओं की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर क्या किया जा रहा है, मशीन लर्निंग पर जोर दिया जा रहा है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी कि एनएलपी, आवाज पहचान, जैसे आपने देखा होगा जो एआई वाले चीजें हो गई हैं, एआई से जब भी आपके काम हो रहे हैं तो आपकी आवाज को भी पहचान ले रहा है और वो ऑटोमेटिक आपका अपने दिमाग से, एआई क्या कर रहा है, अपने दिमाग से सोच करके सारी चीजों को, सारे कामों को कर रहा है। ठीक है, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन वाले कंप्यूटर भी आ गए। क्वांटम कंप्यूटर अनुसंधान स्तर पर, जैसे बड़े बड़े जहाँ मौसम विभाग का पता लगाना हो तो वहाँ पे बड़े बड़े विशाल कंप्यूटर भी आ गए हैं, उनका भी उपयोग होने लगा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी और क्लाउड कंप्यूटिंग भी आ गया है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, थोड़ा बहुत। फिर उदाहरण की बात करें तो IBM वेस्टर्न हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, सीरी हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कारें हो गए, ये सारी चीजें आपकी पांचवी पीढ़ी में आ गई हैं। अब छठी पीढ़ी जो आपकी भविष्य में आ सकती है, संभावित तकनीकें जो है, देखिए यहाँ पे भविष्य में तो न्यूरो टेक्नोलॉजी हो गया, ब्रेन कंप्यूटर हो गया इंटरफेस। ठीक है, फिर बायो चिप्स हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया। संभावित विशेषताएं क्या होंगी, मानव मस्तिष्क जैसी प्रसंस्करण क्षमता, यानी कि क्या करेगा, जो भविष्य में जो नई तकनीकें आ सकती हैं, नए कंप्यूटर आ सकते हैं, उनमें ऐसी प्रोसेसिंग चीजें वाले, ऐसी प्रोसेसिंग डिवाइस रहेंगी, ऐसी चीजें रहेंगी, उनके पास ऐसी क्षमता हो जाएगी, कह लीजिए कि जैसे आप सोचते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई सामान गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसको जाकर के पकड़ते हैं। तो वैसे उस टाइम के अब आने वाले भविष्य के कंप्यूटर कह लीजिए कि ऐसे हो जाएंगे, एआई बेस्ड ऐसे हो जाएंगे कि वो अपना काम खुद अपना सोचेंगे, खुद अपना काम करेंगे। ठीक है, तो यही आपका जो छठी पीढ़ी है, आने वाली उभरती हुई भविष्य में ये चीजें आ सकती हैं कि कंप्यूटर के पास इतना दिमाग हो जाएगा कि वो खुद से सारी चीजों को सोचेगा, उसको ऐसे प्रोग्राम कर दिया जाएगा, उसको ऐसे सेट कर दिया जाएगा कि वो खुद से सारी चीजों को सोचेगा, खुद से जो भी गलत होगा उसको सही करेगा, ये काम करने लगेगा। तो ये भविष्य में अभी आए नहीं है, ये छठी पीढ़ी आपकी भविष्य में आ सकती है, जिसमें ये टेक्नोलॉजी, न्यूरो टेक्नोलॉजी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, बायो चिप्स और क्वांटम कंप्यूटिंग की विशेषताएं जो है वो आ सकती हैं, वो तकनीक आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्या देख लिया, कंप्यूटर के जनरेशन को, पांचवें जनरेशन को, जो छठ जनरेशन है, भविष्य में भी जो आने वाला जनरेशन है उसको भी आपने देख लिया। अब इसी चीज को आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, पीडीएफ लेकर के पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैसे कैसे आपको लिखना है, देखिए फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो की पॉइंट्स जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया सेम वैसे ही लिखना है। वैसे लिखेंगे तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को देख करके समझ जाएगा कि हाँ बच्चे के पास जानकारी है, बच्चे ने लिखा है। उसके बाद से उसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में आप थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख देंगे कि सबसे पहले जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स को सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम को मेमोरी के रूप में अर्थात करिए कि इस्तेमाल किया जाता था। ये साइज में काफी बड़े हुआ करते थे, काफी बड़े होते थे, इनको चलाने में काफी शक्ति का इस्तेमाल होता था। ज्यादा बड़े होने के कारण इसमें हीट यानी कि उष्मा करिए कि काफी उष्मा की काफी समस्या होती थी, पूरा रूम आपका हीट हो जाता था, गर्म हो जाता था, जिससे ये कई बार मेल फंक्शन भी होता था। इनमें मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया UNIVAC और ENIAC आपके कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स वगैरह है, उसके एग्जांपल्स वगैरह है। ठीक है, तो ये चीज आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिख देना है। वही सारी चीजें हैं, थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीजें हैं, उसको भी आपको लिखना है, उसको आपको नोट करके जैसे लिखा था वैसे आपको लिखना है। फिर इसको आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना है, या फिर उसको भी आप थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना चाहे जैसे ही बना करके, क्योंकि मेन चीज है जो पूछा गया है उसकी जानकारी। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि हाँ सेकंड जनरेशन के बारे में बताइए, तो भाई आपको टाइम पीरियड मालूम है कि हाँ सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड ये है, उसके मुख्य तकनीक के बारे में मालूम है कि हाँ सर्किट के रूप में ट्रांजिस्टर उपयोग होता है। उसके बाद से और इतना लिख देंगे कि हाँ फर्स्ट जनरेशन की तुलना में सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर और छोटे आने लगे और स्पीड के साथ काम करने लगे। बस यही सारी चीजें आपको लिखनी होती है, सिंपल सिंपल चीजें हैं। मैंने यहाँ पे एडवांस लेवल में सारी चीजों को आपको दिया है, उस फॉर्म में भी दिया है कि शॉर्टकट में उसको देख करके आपको याद कर लेना है, और इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी इसको मैंने दिया है। तो देखिए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो कब से कब तक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप सेकंड जनरेशन में, तो सेकंड जनरेशन आपका 1956 से लेकर के 1963 तक है। अब इसमें देखिए इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले लिया था। तो वैक्यूम ट्यूब्स जो आपका फर्स्ट जनरेशन में उपयोग होता था, अब आपके ट्रांजिस्टर आने लगे। ट्रांजिस्टर बहुत ही कम जगह लेते थे, छोटे थे,
फास्टर थे, अर्थात फर्स्ट जनरेशन में जो आपके वैक्यूम ट्यूब्स होते थे उनसे फास्टर थे, सस्ते भी थे और ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट थे, अर्थात ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट नहीं करते थे। ये पहले जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में कम हीट जनरेट करते थे, लेकिन फिर भी इसमें हीट की समस्या आती थी, अर्थात हीट तो ये भी जनरेट करते थे, ठीक है, लेकिन वैक्यूम ट्यूब्स की अपेक्षा कम हीट जनरेट करते थे। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कोबोल और फोर्ट्रेन को इस्तेमाल में लाया गया। ये आपका सेकेंड जनरेशन हो गया। फिर चलिए थर्ड जनरेशन में चलते हैं। तो थर्ड जनरेशन में आपका क्या हो गया, सर्किट के रूप में आपका आईसी आ गया, जो कि और छोटे हो गए, ठीक है, आईसी और छोटे होते थे। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के पीरियड की बात करें तो 1964 से लेकर के 1971 तक इसमें आपका प्रमुख जो सर्किटरी है, अर्थात प्रमुख जो तकनीक है कहिए कि प्रोसेसिंग डिवाइस है, वो आपका आईसी आने लगा, ठीक है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें ट्रांजिस्टर को छोटे छोटे करके सिलिकॉन चिप्स के अंदर डाला जाता था, अर्थात एक आईसी के अंतर्गत कहिए कि आपके हजारों लाखों ट्रांजिस्टर होते थे, जिसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इससे ये फायदा हुआ कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करने की जो क्षमता है, अर्थात कंप्यूटर की जो सोचने की क्षमता है, काफी हद तक बढ़ गई। पहली बार इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को ज्यादा यूजर्स फ्रेंडली बनाने के लिए मॉनिटर्स, कीबोर्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। यानी कि जो आपके मॉनिटर्स, कीबोर्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आए, वो कब आए, आपके थर्ड जनरेशन में आए, ठीक है, थर्ड जनरेशन के लास्ट में आए, ठीक है। ये आपका थर्ड जनरेशन हो गया। फिर फोर्थ जनरेशन में चलते हैं। तो फोर्थ जनरेशन आपका 1971 से लेकर के प्रेजेंट तक है। तो इस जनरेशन में यहाँ पे देखिए 1971 से लेकर के प्रेजेंट तक, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में। इस जनरेशन की ये खासियत है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। माइक्रो प्रोसेसर मतलब, माइक्रो मतलब छोटा, प्रोसेसर मतलब प्रोसेसिंग करने वाली जो चीजें थी वो छोटी होने लगी। जो आपका आईसी थोड़ा सा और बड़ा होता था, माइक्रो प्रोसेसर और छोटा होने लगा, ठीक है। एक माइक्रो प्रोसेसर में कई सारे आपके हजारों सैकड़ों आईसी आ जाते थे, जिसमें हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट देखिए को एक ही सिलिकॉन चिप में इम्बेडेड करके लगाया जाता था, इम्बेडेड किया गया। माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से कंप्यूटर की एफिशिएंसी और भी बढ़ गई, अर्थात कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता भी और बढ़ गई। कंप्यूटर एक तरीके से काफी शक्तिशाली हो गया। ये बहुत ही कम समय में बड़े बड़े कैलकुलेशन कर पा रहा था, अर्थात ये बहुत ही कम समय में कहिए कि बड़े बड़े कैलकुलेशन कर पा रहा था, अर्थात कहिए कि इसके काम करने की जो क्षमता थी, सोचने की, अर्थात कहिए कि कैलकुलेशन करने की जो क्षमता थी, वो अभी तक फोर्थ जनरेशन तक आते आते काफी बढ़ गई थी, काफी स्पीड के साथ, काफी तेजी के साथ, और बड़े बड़े कैलकुलेशन करने में ये सक्षम रहता था, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ जनरेशन हो गया। फिर फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन आपका प्रेजेंट से लेकर के आने वाले भविष्य तक है, और इसमें आपका अब क्या हो रहा है, आपका एआई आ गया है। एआई आपका काम और भी आसान कर दे रहा है, खुद सोच करके खुद सारी चीजों को क्या कर दे रहा है, बता दे रहा है। तो ये जनरेशन आज के दौर का है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई ने अपना दबदबा कायम कर लिया है। अब नई नई टेक्नोलॉजी जैसे रिकॉग्नाइजेशन, पैरेलल प्रोसेसिंग, क्वांटम कैलकुलेशन जैसे कई एप्लीकेशन इस्तेमाल में आने लगे हैं। ये एक ऐसा जनरेशन है जहां कंप्यूटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होने के कारण स्वयं डिसीजन लेने की क्षमता आ चुकी है। धीरे धीरे इसके सारे काम ऑटोमेटेड हो जाएंगे, अर्थात कहने का मतलब है जब आपका एआई आ गया है, तो अभी तो एआई उतना विकसित नहीं हुआ है, वर्तमान की बात करें, धीरे धीरे इतना विकसित हो जाएगा ये कि इस कंप्यूटर आपका खुद जो भी काम है वो खुद करने लगेगा। जैसे अभी आपने कंपनी वगैरह में देखा भी होगा कि कंप्यूटर क्या करते हैं, कंप्यूटर की सहायता से सारे आपके रोबोट बनाए गए हैं, सारे रोबोट वगैरह कहिए कि ऑटोमेटिक सारे काम करते हैं कि हाँ पार्ट्स को उठाना है, वहां पे लगाना है, वहां पे रखना है, ये काम करना है, उनको सेट कर दिया गया है, प्रोग्राम कर दिया गया है, वैसे काम करते हैं। आने वाले भविष्य में जब आपका एआई सही से विकसित हो जाएगा और अच्छे तरीके से इस पे काम चल भी रहा है, तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के अंतर्गत कहिए कि जो रोबोट है उनके अंतर्गत प्रोग्राम करके ऐसे चिप वगैरह लगा दिए जाएंगे कि वो ऑटोमेटिक, उनका दिमाग जैसे ह्यूमन का, मनुष्य का दिमाग काम करता है, उनका भी दिमाग काम करने लगेगा। वो ऑटोमेटिक चीज़ों को सोचेंगे कि अरे यहाँ गलत हो रहा है, ये करना है, वो करना है, ऑटोमेटिक आपके काम वगैरह को करेंगे। उनको ऐसे सेट कर दिया जाएगा कि वो ऑटोमेटिक आपके काम वगैरह को करेंगे, ठीक है। तो ये फिफ्थ जनरेशन में अभी आपका और विकसित धीरे धीरे हो रहा है। जैसे ही आपका सिक्स जनरेशन अगर आता है, सिक्स जनरेशन क्वांटम कंप्यूटर वगैरह आते हैं और चीज़ें नई नई चीज़ें विकास होती हैं, तो आपका सिक्स जनरेशन में आएगा ये सारी चीज़ें। अभी फिलहाल में एआई ने अपना क्या किया है, दबदबा बनाए रखा है, सारे काम आपके जो छोटी मोटी चीजें हैं, अर्थात कहिए कि अभी फिलहाल की बात करें तो जितने भी आपके काम वगैरह है वो किसके थ्रू हो रहे हैं, एआई के थ्रू हो रहे हैं। तो अभी इतना विकास एआई का नहीं हुआ है, धीरे धीरे इस पर काम चल रहा है, और भी ज्यादा इसका विकास होगा, और ये स्वयं क्या करेगा, डिसीजन लेगा, स्वयं चीजों को सोचेगा, अर्थात कंप्यूटर स्वयं
चीज़ों को सोचेगा, स्वयं अपना काम करेगा, ऑटोमेटिक तरीके से काम करेगा, ठीक है। उसमें करिए कुछ रोबोट वगैरह बनाए जाएंगे, कुछ चीज़ें बनाई जाएंगे जो ऑटोमेटिक चीज़ों को सोचेंगे, खुद से अपना काम करेंगे, ठीक है। अब वैक्यूम ट्यूब्स आपने देखा, वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, फिर आपका थर्ड जनरेशन में आईसी, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, फिर आपका फिफ्थ में एआई आ गया। तब ये चीज़ें होती क्या है थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या है, एक ग्लास से अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसका इमेज दिखा दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब एक ग्लास का बल्ब होता है जो बिजली के सिग्नल को बढ़ाने या स्विच करने का काम करता है। यह कंप्यूटर का दिमाग हुआ करता था फर्स्ट जनरेशन में। पहले कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब लगते थे और वे एक पूरे कमरे में फैले होते थे। जैसे आज एक छोटी सी चिप में करोड़ों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, आपकी छोटी सी माइक्रो प्रोसेसर चिप हो गई या फिर आईसी हो गई, उसमें करोड़ों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो पहले एक पूरे कमरे में हजारों वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे जिससे आपके कंप्यूटर का प्रोसेसिंग का काम चलता था। वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच और एम्पलीफायर का काम करती थी। जैसे चालू बंद हो गया, स्विच का काम हो गया, तो वैसे कंप्यूटर सिर्फ अपनी लैंग्वेज को जानता है, बाइनरी नंबर 0 और 1 की भाषा को समझता है। तो जब ट्यूब में कलिए करंट बहता था मतलब 1 है, ठीक है। अब जब ट्यूब बंद होती थी अर्थात मान लीजिए कि करंट नहीं बहता था, इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। तो कंप्यूटर अपने लैंग्वेज को समझता था, जैसे आप समझते हैं देख करके या फिर सुन करके चीजों को, वैसे कंप्यूटर क्या करता था, अपनी भाषा को समझता था, 0 और 1 की भाषा को समझता था कि हाँ भाई स्विच ये हुआ, ऑफ हुआ, ठीक है। मतलब स्विच बंद हुआ, करंट बह रहा है तो उसका मतलब 1 है, स्विच करिए ऑन है, करंट बह रहा है, इसका मतलब 1 है, और स्विच ऑफ हो गया है, इसका मतलब क्या है, करंट आपका नहीं बह रहा है, मतलब 0 है। तो बाइनरी नंबर को ही कंप्यूटर आपके बाइनरी नंबर 0 और 1 को ही समझता है, ठीक है। तो इतना चीज आप समझ गए। फिर देखिए इसका मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ कैसा होता था आपका वैक्यूम ट्यूब। ये देखिए ये आपका बल्ब के जैसे इस प्रकार से होता था। और ये मान लीजिए कि पुराने जमाने के आपके कंप्यूटर है, ठीक है, पुराने जमाने के ये क्या है, आपके कंप्यूटर है। तो यहाँ पे देखेंगे सब आपके क्या लगे हैं, वैक्यूम ट्यूब्स, अर्थात पूरे रूम में ये फैले होते थे। काफी ज्यादा आपके वैक्यूम ट्यूब्स प्रोसेसिंग के लिए और सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए काफी ज्यादा आपके वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, ठीक है, काफी भारी मात्रा में, और ये काफी हीट जनरेट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, सिग्नल को ताकतवर बनाने का भी काम करते थे ये आपके जो वैक्यूम ट्यूब्स हो गए। कई बार इलेक्ट्रॉनिक कलिए कि सिग्नल कमजोर हो जाता था तो वैक्यूम ट्यूब उस कमजोर सिग्नल को लेकर उसे मजबूत बना देती थी ताकि वह कंप्यूटर के दूसरे हिस्से तक ठीक से पहुंच सके। उदाहरण की बात करें, मान लीजिए कि एक आदेश सीपीयू से मेमोरी तक जा रहा है, रास्ते में वह कमजोर पड़ गया है, तो ट्यूब उसे क्या कर देता था, बूस्ट कर देता था, एक तरीके से उसे एनर्जी दे देता था। यही आपका क्या है, वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। ये आपका बल्ब के जैसे होता था, यही शुरू में आपकी प्रोसेसिंग का काम करता था। फिर उसके बाद से सेकंड जनरेशन की ओर चलते हैं। सेकंड जनरेशन में क्या आ गया आपका, ट्रांजिस्टर आ गया। अब ट्रांजिस्टर देख लीजिए कैसा होगा, आपने देखा होगा मोबाइल वगैरह में, कई जगह आपने सिस्टम वगैरह जो आपके कंप्यूटर वगैरह पास अगर आपने खोले होंगे मोबाइल वगैरह, तो ये आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर वगैरह को, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर आपका कुछ इस प्रकार से होता था। तो ट्रांजिस्टर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जो बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह वैक्यूम ट्यूब का छोटा और बेहतर वर्जन है, अर्थात वैक्यूम ट्यूब थोड़ा सा बड़ा होता था, इससे बेहतरीन वर्जन आपका ट्रांजिस्टर आ गया। सरल उदाहरण के साथ समझे, ट्रांजिस्टर क्या करता था, बिजली के स्विच का काम करता था और एम्पलीफायर का काम करता था, सिग्नल को कलिए कि मैनेज करता था और प्रोसेसिंग का काम करता था। जैसे पानी का नल पानी के प्रवाह को कंट्रोल करता है, वैसे ट्रांजिस्टर बिजली के प्रवाह को कंट्रोल करता है और प्रोसेसिंग का काम करता था, ठीक है। ये आपका डायग्राम तो आपने देख लिया ना, ये आपका इस प्रकार से आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, लेकिन हो सकता है आपको याद ना हो अगर आपने मोबाइल के पार्ट्स वगैरह या फिर कहिए कि कंप्यूटर के पार्ट्स को आपने खोला होगा तो, ठीक है। इसकी मुख्य बातें क्या थी, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपका जो मदरबोर्ड होता है उसमें ये सारी चीजें फिट होती थी। इसकी मुख्य बातें क्या थी, विशेषताएं क्या थी, कि ये क्या होता था, आपका अंगूठे के आकार का होता था, ठीक है। क्या होता था, छोटे छोटे अंगूठे के आकार के होते, काफी छोटे हो गए। पहले भाई वैक्यूम ट्यूब्स भी थोड़े छोटे होते थे लेकिन काफी भारी मात्रा में उसका उपयोग होता था। इसका भी उपयोग होता है, लेकिन अब आप देखेंगे कंप्यूटर में, मोबाइल में जहां आपका उपयोग होता है तो काफी छोटे छोटे होते हैं, काफी कम जगह में ही काम आपका निपट जाता है। काम क्या होता है, बिजली के प्रवाह को रोकना और चलाना और बिजली के सिग्नल को ताकतवर बनाना। फायदे क्या थे, वैक्यूम ट्यूब से छोटा था, कम बिजली खपत करता था, ज्यादा टिकाऊ था और कम गर्मी को उत्पन्न करता था। आज के मोबाइल में करोड़ों ट्रांजिस्टर वगैरह आपके लगे होते हैं इस प्रकार से छोटे छोटे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर आप चलते हैं आईसी का, जो आपका कहिए कि फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर आया आपका, यहाँ पे ये आपका ट्रांजिस्टर वाला हो गया। फिर उसके बाद से थर्ड जनरेशन में आपका क्या आ गया, आईसी आ गया। अब आईसी क्या हो गया, इससे भी छोटा हो गया। एक आईसी में आपके हजारों करोड़ों आपके ट्रांजिस्टर लगे होते थे। तो आईसी की बात करें, यहाँ पे देखिए आईसी के बारे में, एक आईसी अर्थात आईसी एक छोटी सी चिप होती है जिसके अंदर हजारों लाखों ट्रांजिस्टर एक साथ जुड़े होते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक परिवार की तरह होता है, अर्थात कहिए कि पूरा जो आपका ट्रांजिस्टर मान लीजिए ज्यादा लगाना है आपको, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब ज्यादा लगाना पड़ता था। अब एक छोटी सी आईसी में कहिए कि उन सारों के काम कंप्लीट हो जाते थे। एक छोटी सी आईसी में ही लाखों हजारों ट्रांजिस्टर का काम आपका हो जाता था, उसी में सारे आपके जुड़े होते थे, ठीक है। एक आईसी, आप देखिए एक आईसी में हजारों ट्रांजिस्टर एक साथ काम करते हैं। पहले
अलग अलग ट्रांजिस्टर लगाने पड़ते थे। अब एक आईसी में सब कुल मिला जुलाकर जितने ट्रांजिस्टर की जरूरत है वहां पे लगाया जाता है। सरल उदाहरण के साथ समझे, आईसी क्या है, ट्रांजिस्टरों का अपार्टमेंट है, ठीक है। जैसे अलग अलग ट्रांजिस्टर इक्वल टू अलग अलग घर हो गया, और आईसी क्या हो गया, सबका एक साथ रहना अपार्टमेंट हो गया। अर्थात आईसी में ही आपके जितने ट्रांजिस्टर की जरूरत है वो ट्रांजिस्टर का काम आपके कर जाएंगे। फिर देखिए उदाहरण, आपके मोबाइल में सैकड़ों आईसी लगी है, कंप्यूटर में मदर बोर्ड पर भी सैकड़ों आईसी लगी होती है। जो मदर बोर्ड मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे देखेंगे अगर आप, मेन जो आपका बोर्ड होता है उसमें सारी आपकी आईसी वगैरह, छोटी छोटी आईसी वगैरह लगेंगी, और इसी में आपके हजारों लाखों कह लीजिए कि ट्रांजिस्टर वगैरह होंगे। अर्थात जिसका जहाँ पे जिस तरीके की जरूरत है उतने उस हिसाब से आईसी वगैरह वहाँ पे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आईसी आ गया। इसकी मुख्य बातें क्या थी, तो वही सारी चीजें थी कि आकार क्या था, एकदम अंगूठे के जितना आपका छोटा था, कम स्पेस लेता था, पूरा सर्किट एक चिप में ही काम हो जाता था। फायदे क्या थे, काफी छोटा साइज होता था, तेज काम करता था, बिजली कम खपत करता था, और काफी सस्ता होता था। ये देखिए एनालॉग आईसी हो गया, डिजिटल आईसी हो गया, मिक्स्ड सिग्नल आईसी हो गया, पावर आईसी हो गया। इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, बस आईसी जान लीजिए, यही आपका आईसी होता है। इसी में आपके हजारों लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं, और पूरा प्रोसेसिंग का काम आपका यही करता है। जो आपका मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, पूरा प्रोसेसिंग का काम आपका क्या होता है, इन्हीं सब का होता है, जो आपकी प्रमुख तकनीकी। अब शुरू में जो वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह हो गए, उसमें प्रोसेसिंग पावर इतनी ज्यादा थी नहीं, पहले विकास हुआ नहीं था। पहले कैलकुलेटर वगैरह जो कैलकुलेशन वगैरह का काम हो जाए, उसी को करिए कि बहुत बड़ा माना जाता था कि अरे भाई चलो इससे कैलकुलेशन हो जा रहा है, क्योंकि शुरू में कंप्यूटर के पास उतनी पावर थी नहीं। तो पहले वैक्यूम ट्यूब्स आया, फिर ट्रांजिस्टर आया, तो प्रोसेसिंग क्षमता भी बढ़ गई। फिर आपका जब आईसी आया तो और प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ गई, और काम तेजी से स्पीड के साथ होने लगे। फिर जब आपका माइक्रो प्रोसेसर आया, तो आपके जो आईसी का काम है, आईसी से भी ये छोटे छोटे होने लगे। देखिए माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर एक छोटी सी चिप होती है जो कंप्यूटर का दिमाग होती है। यह सभी कैलकुलेशन करती है और डिसीजन लेती है। माइक्रो प्रोसेसर इक्वल टू कंप्यूटर का दिल प्लस दिमाग हो गया। जैसे इंसान का दिमाग सोचता है, समझता है, फैसला लेता है, वैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गया कैलकुलेशन करता है, प्रोसेस करता है, और इंस्ट्रक्शंस को चलाता है। जितने निर्देश हो गए उस पर करिए कि वो लागू होता है, उस पर चलाता है। तो ये सारे काम कौन करता है, जब आपके वैक्यूम ट्यूब से जो काम करते थे शुरू में, और उसके बाद से ट्रांजिस्टर, उसके बाद से आईसी, अब ये सारे काम आपके कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर आपके सारे काम करता है। देखिए इस प्रकार से आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये भी आपका आईसी के जैसे ही छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह होता है, ठीक है। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर का डायग्राम हो गया। आकार क्या हो गया, अंगूठे जितना, लेकिन नाखून जितना छोटा हो गया। सारा प्रोसेसिंग करना, सारे प्रोसेसिंग का काम यही करता है। स्थान क्या हो गया, कंप्यूटर मोबाइल के अंदर होता है। एक माइक्रो प्रोसेसर में लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर और आईसी लगे होते हैं। अर्थात शुरू में आपने देखा कि वैक्यूम ट्यूब्स आए, फिर आपके ट्रांजिस्टर आए, फिर जब आईसी आए तो आईसी में ही आपके ट्रांजिस्टर लगे होते थे। फिर जैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर आया, तो इस माइक्रो प्रोसेसर में ही आपके आईसी और ट्रांजिस्टर हजारों लाखों जितनी की जरूरत होती है उतने आपके ट्रांजिस्टर और आईसी करिए कि इसी में लगे होते हैं। पूरा काम आपका प्रोसेसिंग का आपका माइक्रो प्रोसेसर ही करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य डिजिटल उपकरणों का दिमाग अर्थात ब्रेन होता है। इसका मुख्य काम डेटा को प्रोसेस करना, गणनाएं करना और निर्देशों का पालन करना है। ये चीज तो लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा, ठीक है। उसके बाद से अब आपका एआई आ गया। तो एआई क्या है, यह कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचने की क्षमता कली की, सोचने और समझने की क्षमता कली की प्रदान करती है, अर्थात क्षमता देती है। देखिए एआई क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपका 5th जनरेशन में आया। तो यह कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता देती है। जैसे सरल उदाहरण के साथ समझे, एआई क्या है, कंप्यूटर का दिमाग, ठीक है। एआई क्या है, कंप्यूटर का दिमाग बनना। जैसे इंसान अनुभव से सीखता है, तो एआई क्या करता है, डेटा से सीखता है। उसको डेटा कर दिया गया है, डेटा दे दिया गया है, प्रोग्राम दे दिया गया है, वो सीख लिया है, उसके बाद से वो काम करना शुरू कर देगा। जैसे चैट जीपीटी का आपने नाम सुना होगा, सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपसे जैसे बातचीत करना हो गया, बातचीत करेगा, जैसे जैसे उससे जो सवाल पूछेंगे वो बता देगा सोच करके। सेल्फ ड्राइविंग कारें आपने सुना होगा कि हाँ स्वयं कारें चलेंगे, रोड पर खुद चलेंगे, एक्सीडेंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तकनीक आ गई है। फिर फेस रिकॉग्नाइजेशन आ गया, चेहरा पहचानता है, ठीक है। फिर देखिए यानी क्या है, एआई क्या है, भविष्य की तकनीक है, ठीक है। अभी आने वाले, अभी तो एआई उतना विकसित नहीं हुआ है, हालांकि विकसित हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ है। आने वाले भविष्य में इससे कई सारे काम हो सकते हैं, और हो सकता है कि ये आपको फायदा भी दे, और ये भी हो सकता है आपको ये नुकसान भी दे। जैसे अगर जो बच्चे ने रजनीकांत की रोबोट मूवी को देखा होगा, किसकी, जिन्होंने रोबोट काफी पहले आए थे, रजनीकांत की रोबोट मूवी को देखा होगा, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, एक कहिए कि आईसी वगैरह, चिप वगैरह डाल करके एक कंप्यूटर की सहायता से एक रोबोट उन्होंने तैयार किया था। उस रोबोट में क्या था कि वो इंसानों की तरह सोचने लगता था। धीरे धीरे शुरू में तो वो उतना विकसित नहीं था, जो कहा जाता था वही करता था, जैसे जैसे उसको प्रोग्राम किया गया था वही करता था। फिर जो उसमें विलन थे एक, उन्होंने क्या किया, उसके चिप को बदल दिया था, तो उसमें नई टेक्नोलॉजी को, एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी को उसमें विकसित कर दिया। तो अब रोबोट क्या करने लगा, खुद से क्या करने लगा, सोचने लगा, खुद से समझने लगा, खुद से अपने काम करने लगा। उसके अंदर क्या आ गया, एटीट्यूड आ गया, जो कहिए कि जैसे नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, सोचते हैं, उनके अंदर गुस्सा आता है, वैसे रोबोट को भी गुस्सा आने लगा। और वो धीरे धीरे लास्ट में जाकर के क्या करने लगा, उनसे कहिए कि व्यवहार खराब हो गया,
गया और तोड़ फोड़ लड़ाई वगैरह ये सारे काम करने लगा। अगर आपने रोबोट मूवी को देखा होगा, काफ़ी यही सारी चीज़ें जो अभी आप पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे विकास होता गया, अभी जो आपकी एआई वगैरह आई है, सेम उसी के बेस पे वो पहले ही आपका, बहुत पहले ही आपका रोबोट मूवी आया था, जो रजनीकांत की मूवी थी। उसको आप देखेंगे तो सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी, काफ़ी अच्छी मूवी है। ठीक है, तो उसमें यही बताया गया है कि जो रोबोट थे, मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर की सहायता से एक रोबोट तैयार कर लिया, उसमें नॉर्मल आपको जो भी काम उससे कराना है उस लेवल का आपने उसमें प्रोग्रामिंग कर दिया, उसको सेट कर दिया, उसको उसमें डेटा को फीड कर दिया, प्रोग्राम कर दिया उसको। अब उसके बाद से जो विलन था उसमें, वो क्या करता है, उस रोबोट से कहिए कि जो उसमें चिप लगाया गया था एडवांस लेवल का, उसको वो निकाल करके अपना प्रोग्राम किया हुआ चिप लगा देता है। अब कंप्यूटर, वो रोबोट क्या करता है, खुद से सोचने लगता है, क्रोधित होने लगता है, सारे काम अपने खुद से करने लगता है। जैसा दूसरों को देखता है कि हाँ ये कर रहा है तो हम भी ये करेंगे, इस प्रकार से किया जाता है। वो ऑटोमेटिक अपना काम वगैरह करने लगा और धीरे धीरे आगे चल के वो क्या हो गया, काफी घातक साबित हुआ, काफी खतरनाक हो गया। तो यही कहा जाता है कि एआई तो एक तरीके से वरदान है, एक तरीके से श्राप भी है कि आगे चल के ये ह्यूमन को नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है कि पूरा कंट्रोल एआई का हो जाए, एआई से जितनी चीजें बनाई जाए उनका कंट्रोल करिए कि उस पर ज्यादा हो जाए, करिए कि दुनिया पे ज्यादा हो जाए और हमारा कम होने लगे। क्योंकि एक बार जब वो प्रोग्राम कर दिए जाएंगे उस हिसाब से अगर बना दिए गए वाकई में, तो ये समझिए कि उनके पास जब हमारी जैसे सोचने की क्षमता आ जाएगी, कार्य करने की ऑटोमेटिक क्षमता आ जाएगी, तो काफी हमारा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5th जनरेशन की ये सारी बातें हो गई। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। ये 5th जनरेशन तक हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद से देखिए एआई एआई एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को सोचने और समझने की क्षमता के लिए प्रदान करती है, ताकि वे उन कार्यों को कर सके जिनके लिए सामान्यतः मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। अर्थात मानव बुद्धि की जहाँ पे आवश्यकता होती है, तो एआई क्या करेंगे, खुद से अपना काम सोचेंगे। कंप्यूटर जितने एआई बेस्ड कंप्यूटर या फिर रोबोट हो गए, खुद से सोचेंगे, खुद से अपने काम को करेंगे। मुख्य बातें देख लीजिए, काम क्या हो गया, सीखना, समझना, फैसला लेना। जगह क्या हो गया, एप्स हो गए, वेबसाइट हो गए, रोबोट्स वगैरह हो गए, वहाँ पे एआई का लेके फिट कर दिया जाएगा। फिर उद्देश्य क्या हो गया, मशीनों को इंसानों जैसे बुद्धिमान बनाना। आपका दिमाग सॉफ्टवेयर, जैसे आपका दिमाग हो गया तो वैसे सॉफ्टवेयर हो गया, सोचता है। आपका सिर हो गया वैसे आपका हार्डवेयर हो गया है, जहाँ पे आपका दिमाग लगता है। ठीक है, तो आपका जैसे जो दिमाग है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपका दिमाग है, आपका दिमाग सोचता है, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है कंप्यूटर में, अर्थात कहिए कि मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर क्या करता है, सोचता है। आपका सिर हो गया तो वैसे कंप्यूटर का क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया, जहाँ पे आपका दिमाग होता है, जहाँ पे आपके कंप्यूटर के कहिए कि पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वो आपका हार्डवेयर हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपका सिर हो गया, तो आपका सिर फिजिकल है, उसको छू सकते हैं। तो वैसे आपका क्या हो गया, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं वो भी आपके फिजिकल होते हैं, उसको छू सकते हैं। और उसी के अंतर्गत कहिए कि एआई चिप्स हो गया या फिर माइक्रो प्रोसेसर हो गया, वो सारी चीज़ें सोचने समझने के लिए लगाई जाती हैं। ठीक वैसे ही एआई क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर है, सोचने का तरीका है। कंप्यूटर चिप्स हार्डवेयर होता है, जहाँ पे एआई चलता है, अर्थात कहिए कि लगाया जाता है। सम एआई टूल्स नेम आपको मालूम होगा, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, एलेक्सा, ग्रोक, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, लूमिना, ये सब आपने एआई टूल्स के नाम भी आपने सुने होंगे, हो सकता है आपने इसका उपयोग भी किया हो। ठीक है, किस जनरेशन में कौन कौन से डिवाइस आए वो थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे आपके वैक्यूम ट्यूब्स की बात करें तो जो नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं पहले वो देख लीजिए, फिर एडवांस लेवल की चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैक्यूम ट्यूब्स, ये आपके 1946 से लेकर के 56 तक थे। तो फर्स्ट पहली पीढ़ी में क्या क्या चीज़ें आई, पंच कार्ड आपका इनपुट आ गया, मैग्नेटिक टेप आपका स्टोरेज डिवाइस के रूप में, मेमोरी के रूप में आया था, लाइट्स और प्रिंटर आपके आउटपुट डिवाइस के रूप में आए थे। नॉर्मल नॉर्मल लाइट्स और प्रिंटर थे। फिर दूसरी पीढ़ी की बात करें तो ट्रांजिस्टर आया था, असेंबली लैंग्वेज आए थे, मैग्नेटिक कोर, आपके कोर मेमोरी, कोट नहीं है, कोर मेमोरी आए थे, और हाई लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गए थे। फिर तीसरी पीढ़ी की बात करें, मेन पॉइंट है। ठीक है, आईसी आपका आया था, कीबोर्ड पहली बार आया था, मॉनिटर पहली बार आया था, ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार आया था, और रिमोट प्रोसेसिंग आ गया था। ठीक है, चौथी पीढ़ी की बात करें तो कई सारी चीजें आ गई, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, माउस आ गया, जीयूआई आ गया, हार्ड डिस्क आ गया, अर्थात हार्ड डिस्क हो गया, और फ्लॉपी डिस्क, ये आपके क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, जिसे मेमोरी कह सकते हैं। ठीक है, सीडी और डीवीडी आ गया, ये भी आपकी मेमोरी है, जिसमें आप फिल्म वगैरह भरवा करके सीडी और डीवीडी से देखते भी होंगे। यूएसबी आ गया, ये भी आपका मेमोरी है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, प्रिंटर, स्पीकर, इंटरनेट और लैन कार्ड, ये सारे आपके 4th जनरेशन अर्थात कहिए कि चौथी पीढ़ी में आ गए। ठीक है, फिर 5वीं पीढ़ी की बात करते हैं तो 5वीं पीढ़ी और कुछ विशेष डिवाइस की लिस्ट देख लीजिए। 5वीं पीढ़ी की बात करें तो टच स्क्रीन आपका आ गया, आप टच स्क्रीन मोबाइल ही चलाते होंगे। ठीक है, फिर आपका वॉइस रिकॉग्नाइजेशन आ गया, फिर आपका जेस्चर कंट्रोल आ गया, फिर आपका वीआर हेडसेट आ गया, एआई चिप्स आ गए, क्लाउड स्टोरेज आ गया, जिसमें आप कहिए कि इंटरनेट पर सारी चीज़ों को, अपने डेटा को रख सकते हैं। फिर बायोमेट्रिक सेंसर आपका आ गया, बायोमेट्रिक आपका फिंगरप्रिंट भी आ गया, वायरलेस चार्जिंग आपका आ गया, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस वगैरह आ गए, और 3D आपके प्रिंटर आने लगे। फिर विशेष डिवाइस लिस्ट देख लीजिए, कीबोर्ड आपका कब आया था, तीसरी पीढ़ी में आया था, माउस कब आया था, चौथी पीढ़ी में, टच स्क्रीन कब आया था, 5वीं पीढ़ी में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किस किस पीढ़ी में आई थी। हार्ड डिस्क आपका कब आया था, तो चौथी पीढ़ी में। एसएसडी आपका
कब आया था, ये भी स्टोरेज डिवाइस है 5वीं पीढ़ी में। फिर यूएसबी आपका 4थी पीढ़ी में, ब्लूटूथ आपका चौथी पीढ़ी के लास्ट में अर्थात 5वीं पीढ़ी में कह सकते हैं, फिर 4थी पीढ़ी के लास्ट में कह सकते हैं। वाईफाई भी वैसे ही आया था 4थी पीढ़ी के एकदम लास्ट में अर्थात 5वीं पीढ़ी में कह सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज आपका 5वीं पीढ़ी में आया और सेमीकंडक्टर मेमोरी आपका तीसरी पीढ़ी में आ गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी कि हाँ किस पीढ़ी में इनका विकास हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद से मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कहिए कि जो मेन पार्ट्स है कंप्यूटर के कौन कौन से हैं। मेन पार्ट्स मतलब किसकी सहायता से कंप्यूटर का संचालन हो सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका एग्जांपल के लिए प्रिंटर, ठीक है। अब भाई प्रिंटर रहे चाहे ना रहे, ठीक है, कंप्यूटर तो चल जाएगा भाई। मेन पार्ट्स का मतलब क्या होता है, जो मुख्य पार्ट्स है जिसकी सहायता से कंप्यूटर को चलाया जा सके, ठीक है। अगर हमें प्रिंट करना है तो प्रिंटर की जरूरत है, नहीं करना है तो नहीं जरूरत है, ठीक है। ये एक तरीके से इसका बेसिक सा कंपोनेंट हो गया, ठीक है। लेकिन जो मेन पार्ट्स है कंप्यूटर के वो कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। मॉनिटर हो गया जिसपे आप चीजों को देखते हैं, जैसे एक तरीके से स्क्रीन जो आपको विजुअल दिखाई देता है, कंप्यूटर पर जो भी काम करते हैं जो स्क्रीन दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। तो आउटपुट दिखाने के लिए हो गया। सीपीयू हो गया कंप्यूटर का जिसे दिमाग कहते हैं, इसके बिना आपका कोई काम नहीं होगा, ठीक है। मदरबोर्ड हो गया। मदरबोर्ड मतलब क्या होता है, एक बोर्ड होता है जिसमें आपके सारे आईसी, ठीक है, साउंड कार्ड्स, सारी चीजें लगी होती हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। मदरबोर्ड मतलब एक ऐसा बोर्ड जहां पे सारे कनेक्शन होते हैं, ठीक है, उसी को हम मदरबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड की जरूरत है डेटा को इनपुट करने के लिए, माउस की जरूरत है, पॉइंटिंग डिवाइस है क्लिक करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, रैम, एक आपको अस्थायी मेमोरी चाहिए, रैम चाहिए, बिना रैम के आपका मेमोरी अर्थात करिए कंप्यूटर या फिर मोबाइल चल ही नहीं पाएगा। और हार्ड डिस्क चाहिए, आपको डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए आपको हार्ड डिस्क चाहिए। तो ये आपके मेन पार्ट्स है कंप्यूटर्स के। हाँ, कंप्यूटर का संचालन के लिए कम से कम आपके पास इतनी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे, एक एक करके देखेंगे। फिर उसके बाद से जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के जो घटक वगैरह हैं उसको देखेंगे और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इतना चीज आप समझ गए। कंप्यूटर जनरेशन के बारे में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हाँ कौन सा जनरेशन में कौन कौन सी तकनीक आई, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कंप्यूटर छोटे थे या फिर बड़े थे तो कितने बड़े थे, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में आप एक्सप्लेन कर पाएंगे पूरे डिटेल में। मैंने आपको सारी चीजों को बता दिया है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आगे के लेक्चर्स के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।